कहते हैं? बोलिए श्वेता। सही समय पर सब लिखिए। सही समय पर पिए गए कड़वे पिए गए कड़वे घूंट कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। मीठी कर दिया करते हैं। कितना अच्छा बोले, बताओ। बहुत सुंदर। इसका मीनिंग बताइए। सर आप बोल दीजिए। अच्छा अच्छा। मतलब कभी कभी बर्दाश्त हम लोग को कर लेना चाहिए, है ना? दुख वाला घड़ी ऐसा है तो मतलब ज्यादा रिएक्शन देने से क्या होता है, हम लोग बह जाते हैं ना, फिर पता नहीं चलता है गुस्सा में क्या क्या बोल देते हैं जो एक्चुअली में हम लोग होते भी नहीं है। अंदर से वो चीज नहीं मानते हैं, लेकिन गुस्सा में अपना आपा खो बैठते हैं, है ना? या दुख के में हम ही लोग गलत कदम उठा लेते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से वही हमको लगता है कि उस समय अगर हम लोग रुक जाते हैं थोड़ा, तो फिर क्या होता है, फिर दिमाग शांत होता है, तो फिर हम लोग समझ पाते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना? तो गलती तो खूब सारा हम भी खूब किए हैं, है ना? और होता है और सब होता है, कोई बात नहीं। फिर आगे के लिए थोड़ा सतर्क हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो रिवीजन क्लास है आपका। इसमें पहले सिलेबस हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, आप बताइए हमको। ठीक है, चलिए पहला यूनिट 1 है ऑडिटिंग। ठीक है, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, ऑब्जेक्ट्स, बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, ऑडिट प्लानिंग, इंटरनल कंट्रोल, चेक ऑडिट, ऑडिट प्रोसीजर, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स। हो गया ना पूरा? यस सर। ठीक है, तो यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके ऊपर हम आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नोट दे देंगे, वाउचिंग के ऊपर दे देंगे वैसे। ठीक है, और थोड़ा सा और दे देंगे, एक ऑडिट प्रोग्राम के ऊपर भी दे देंगे, तो आपको भेज देंगे हम वो। वैसे हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं वो, और वैसे आपको हम एक बार बोले थे बुक से भी देखने, लेकिन एक सेपरेट नोट हम भी आपको दे देंगे, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, वाउचिंग से रिलेटेड, कि वाउचिंग को क्यों बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग बोला जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे, वो भेज देंगे हम। वैसे हम लोग ऐसे भी कर चुके चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है सारा। फिर यूनिट 2। ठीक है, तो यूनिट 2 में ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनीज, ऑडिट, कंपनी ऑडिटर, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, रोटेशन, रिमूवल, रेम्यूनरेशन, राइट्स एंड ड्यूटीज, ऑडिटर्स रिपोर्ट, कंटेंट्स और टाइप्स, लाइबिलिटीज ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ये भी कर लिया ना हम लोग? सारा सारा टॉपिक्स खत्म? बोलिए, क्लियर है? सारा टॉपिक हो चुका है ना? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, ठीक है। फिर स्पेशल एरियाज ऑफ ऑडिट है, उसमें जो हम लोग देखे थे न्यू रिसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग। ठीक है, जो नया नया आया, जैसे कॉस्ट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट। फिर रिसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग में और कुछ कुछ था, जैसे सोशल ऑडिट, एचआरए, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का ऑडिट, फिर इन्फ्लेशन ऑडिट, तो उसका अकाउंटिंग भी देखे हम लोग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इसके बाद फिर ऑडिट कमिटीज के ऊपर भी था। ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग नोट देखे। ठीक है, फिर इसमें प्रैक्टिकल पार्ट्स भी हम लोग किए, टैक्स ऑडिट का प्रैक्टिकल पार्ट, फिर हम लोग इन्फोसिस, कुछ कुछ कंपनियों का टैक्स ऑडिट, कुछ रिपोर्ट भी देखे, फिर फॉर्मेट भी देखे, इसके साथ फिर क्या क्या फॉर्म जाता है, फॉर्म का भी प्रैक्टिकल भी देखे। ठीक है, और फिर हम लोग जैसे फॉर्म क्या क्या था, फॉर्म 3A, 3B, 3C और 3D, है ना? ठीक है, फॉर्म यस सर। 3A या, है ना, वो चीज़ था। ठीक है, तो 3CD तक। फिर मैनेजमेंट ऑडिट का हम लोग फिर फॉर्मेट्स देखे, इसका भी। फिर सोशल ऑडिट देखे, टाटा मोटर्स का जो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट था। ठीक है, फिर इसी तरह हम लोग मतलब जो इसका प्रैक्टिकल पार्ट भी देखे, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट भी देखे, फॉर्मेट भी देखे। फिर कारो भी हम लोग देख रहे थे, जो कंपनी के ऑडिट में कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर जो है, ठीक है, 2020 वाला अभी रिसेंटली, उसका जो मतलब जो चेंजेस था उसके साथ हम लोग देखे, लास्ट ही क्लास में देखे थे प्रैक्टिकल।
पार्ट उसका मतलब फॉर्म भी देख लिए। ठीक है, तो फिर रिसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग भी हो गया। फिर बेसिक कंसिडरेशंस ऑफ ऑडिट इन ईडीपी एनवायरनमेंट, जो कंप्यूटर के द्वारा जो ऑडिट होता है तो क्या क्या ध्यान में रखना होता है, किस किस तरह का होता है। एक ऑडिट थ्रू द कंप्यूटर, अराउंड द कंप्यूटर होता है। ठीक है, एक बार बस प्रिंट निकाल के कर लेते हैं तो उसमें तो कंप्यूटर का यूज़ नहीं है। ठीक है, और कंप्यूटर का जब यूज़ करते हैं मतलब कंप्यूटर में ही ऑडिट कर लेते हैं, तो वो पार्ट भी हम लोग कर लिए। तो सारा टॉपिक इसका भी हो गया, यूनिट 3 का, है ना, हो गया ना सारा। यस सर। हाँ, फिर यूनिट 4 का देखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फिर रिफॉर्म्स, स्कैंडल्स इंडिया और अब्रॉड में, फिर प्रॉब्लम्स। सारा हो गया, सारा हो गया, यस। है ना, सारा यस टॉपिक्स सर। हो गया इसका। फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर का, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड सीएसआर, ठीक है, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट फिलैंथ्रोपी, फिर सीएसआर, सीएसआर सीआर, ठीक है, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी सीआर, ठीक है, सीएसआर और कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी, फिर बिजनेस एथिक्स, फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ, फिर एनवायरमेंटल एस्पेक्ट ऑफ सीएसआर, फिर सीएसआर प्रोविजंस अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, और फिर सीएसआर कमिटीज। सारा हो गया, सारा टॉपिक्स कंप्लीट। यस सर। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक्स हम लोग का हो गया। अब पहले हम आपसे पूछ लेते हैं कि आपका कहीं पे भी कुछ डाउट है। ठीक है, तो वो आप बोलो, उसके बाद फिर पूरा आपको हम रिवीजन करवाएंगे, मतलब उसको एकदम समराइज्ड वे में आपको सारा टॉपिक टच, मतलब सारा यूनिट्स टच कर देंगे, जिससे थोड़ा इजी लगेगा लास्ट में, कि एक आइडिया मिल जाएगा आपको। बताइए, किन्हीं को कुछ भी पूछना है, कहीं पे भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है? किसी भी यूनिट से कुछ भी पूछना है, कुछ भी आपके मन में है जो रह गया कि हम पूछ लेते, तो फिर आज मौका है आपके पास। बाद में भी आप पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आज खत्म ही हो जाएगा फिर कभी मिलेंगे ही नहीं, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन रिवीजन क्लास चल रहा है तो इसलिए एक बार आपसे पूछ ले रहे हैं, फिर तो रिवीजन हम स्टार्ट कर ही देंगे। ठीक है, और फिर आपको स्टेप्स बताएंगे किस तरह से प्रिपरेशन भी करना है। बताइए, किन्हीं को कुछ पूछना है? तो स्टार्ट करें रिवीजन। यस सर। चलिए, हाँ, ठीक है, तो अब रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लिए सिलेबस का टॉपिक, पूरा हम लोग डिस्कस कर लिए। ठीक है, सिलेबस का टॉपिक्स पूरा कंप्लीट हो गया हम लोग का। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा चीज में क्या है। ठीक है, कि एक बार समरी वे में आपको बताते हैं क्या क्या हुआ है हम लोग का। ठीक है, तो देखिए, तो यूनिट 1 में हम लोग देखे, ठीक है, कि ऑडिट क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है ऑडिट, जब बाहर से जो ऑडिटर आके चेक करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो, ठीक है, ठीक ढंग से है कि नहीं, और जो पिक्चर वो शो कर रहे हैं मतलब फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वाला, मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का, वो ठीक है कि नहीं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ठीक है कि नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशन हम लोग जैसा देखे, किसी तरह कोई भी हो सकता है, या तो प्रॉफिट ओरिएंटेड या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो उससे वो क्या करते हैं, फिर अपना ओपिनियन देते हैं कि मेरे हिसाब से क्या रहा। तो इसको अब हम लोग लिंक करते हैं इससे, ऑडिट रिपोर्ट से। ठीक है, तो हम लोग फिर उसमें क्या देखें कि 4 तरह का ऑडिट रिपोर्ट होता है ना। कौन कौन सा ऑडिट रिपोर्ट होता है? सबसे पहला अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, मतलब सब क्लीन क्लीन लगता है ऑडिटर को तो बोलते हैं ठीक है। फिर उसके बाद फिर क्वालिफाइड आता है, फिर नेगेटिव या एडवर्स आता है, और फिर डिस्क्लेमर आता है। ठीक है, तो फिर हम लोग ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट भी देखे थे, प्रैक्टिकल वाला, कि किस तरह से क्या रहता है ऑडिट फॉर्मेट, कहाँ पे क्या क्या इंक्लूड रहता है। फिर लास्ट में अपना साइन करते हैं, फर्म का नाम रहता है, मेंबरशिप नंबर रहता है। ठीक है, तो ये हम लोग देखें। फिर ऑब्जेक्ट सब हम लोग देखें, तो मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि एग्जामिनेशन, मतलब जांचना उसको, बुक्स को, रिकॉर्ड्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, और अपना ओपिनियन देना। फिर सेकेंडरी और अदर ऑब्जेक्ट्स हो गए बाकी। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखे प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स। ठीक है, क्या क्या सिद्धांत का पालन होता है, जैसे ऑनेस्टली ऑडिट करना है। ठीक है, और
ठीक है, कंपिटेंस होना चाहिए, ठीक है, और सब जो टेक्निक्स, क्या क्या टेक्निक्स यूज होता है वाउचिंग वेरिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट देखें तो इसको मेनली बांट दिया जाता है एक स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, और दूसरा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हम लोग देखे थे क्या स्टैट्यूटरी ऑडिट या प्राइवेट ऑडिट या गवर्नमेंट ऑडिट या इंटरनल ऑडिट, और फिर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में तो सिर्फ नाम था, है ना। फिर प्लानिंग में हम लोग प्लानिंग में फिर कि पहले ऑडिट किए हैं कि नहीं, और या पहले ऑडिट किए हैं, तो उस पर डिपेंड करता है प्लानिंग। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, ये टोटल होता है किसका, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट प्लस अदर फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल का। ठीक है, तो इंटरनल कंट्रोल तो जो भी कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करती है ताकि क्या है कि उनका जो काम है वो ठीक से चल सके, गड़बड़ी ना हो। इंटरनल चेक, एक एम्प्लॉय का काम दूसरा एम्प्लॉय जो चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिक ये हो जाता है चेकिंग, ठीक है। और इंटरनल ऑडिट में जो इंटरनल ऑडिटर्स के द्वारा ऑडिट होता है, ठीक है। ऑडिट प्रोसीजर में फिर वाउचिंग और वेरिफिकेशन, तो वाउचिंग में तो सारा सब चीज़ चेक किया जाता है, वाउचर से मिलाया जाता है, फिर देखा जाता है सही से इसका एंट्री हुआ है कि नहीं, और सारा आगे भी इफेक्ट देखा जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कोई भी जो एग्जामिनेशन है वो पार्ट किसका होता है, वाउचिंग का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो वाउचिंग बड़ा है, ठीक है। फिर वेरिफिकेशन में तो हम लोग देखते हैं कि ठीक है कि एसेट है कि नहीं, उसका वैल्यू कितना है, और इसके अलावा एक और टॉपिक किए थे हम लोग वैल्यूएशन, जिसमें सिर्फ वैल्यू को देखा जाता है, ठीक है। तो डिटेल्ड में वीडियोस है इसका, ठीक है, चैनल पे, वहां पे आप जाके अगर कहीं आप पे आपको लगता है कि आप मिस कर गए हो तो आपको देखना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर जरूरत नहीं है देखने का तो वीडियो बार बार नहीं देखना चाहिए, उससे आपका क्या होगा, टाइम ही निकल रहा है ना। तो पहले भी जैसे बोले थे, एक से दो बार एनफ हो गया, ठीक है। नोट्स बना के रखना है, वो वीडियोस में एक्सप्लेन्ड भी है, तो आप नोट्स बना के जो जो रखे होंगे उनको बहुत फायदा होगा अब, क्योंकि उनको बस अब रिवाइज करना है ना। तो नहीं भी किया हो तो कोई बात नहीं, वो कर लो, जितना जल्दी कर लोगे उतना अच्छा है, क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा तो लास्ट लास्ट मोमेंट में सोचोगे कि हम करेंगे तो थोड़ा हेक्टिक होगा, है ना। तो पहले ही तैयारी रख लेने से बेटर होता है, ठीक है। तो डिटेल वीडियोस है इसका। फिर यूनिट 2 में हम लोग देखे ऑडिटर का, फिर ऑडिटर कंपनी का ऑडिट का, फिर कौन कर सकते हैं, तो कंपनी ऑडिटर, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली किसका बात हो रहा है, फाइनेंशियल ऑडिट का बात हो रहा है। यहाँ जितना भी अभी हम लोग बात किए फाइनेंशियल ऑडिट का ही बात चल रहा है, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला जो ऑडिट होता है। तो जो ऑडिटर रहते हैं, ठीक है, वो कौन हो सकते हैं कंपनी के ऑडिटर, तो हम लोग देखिए सीए इन प्रैक्टिस होने चाहिए, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, ठीक है। मतलब वो किसी के अंडर जॉब नहीं करने चाहिए, उनका अपना ऑफिस होना चाहिए, या वो सीए वाले फर्म में है, ठीक है, तो फिर चल सकता है। क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन हम लोग फिर इसका डिस्कस किए थे, ठीक है। अपॉइंटमेंट, रोटेशन, ठीक है। तो अब रोटेशन में भी हम लोग देखें कि अगर सिंगल अपने नाम पे उनका ऑडिट चलता है, अकेले है वो, तो फिर एक टर्म के लिए होता है, ठीक है। एक टर्म मतलब कितना, एक टर्म मतलब 5 इयर्स, ठीक है। फिर रिमूवल हम लोग देखें किस तरह से हटाया जा सकता है, रेम्यूनरेशन, ठीक है। राइट्स एंड ड्यूटीज में फिर हम लोग इसका डिटेल नोट्स में किए ये, ठीक है, कितना तरह, कितना राइट्स है, कितना ड्यूटीज है, ठीक है। तो वो हो गया। फिर ऑडिटर्स रिपोर्ट में हम लोग वो छात्रा का ऑडिटर्स रिपोर्ट, और फिर उसका कंटेंट्स देखे, लाइबिलिटीज जो क्रिमिनल और सिविल लाइबिलिटीज है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, ठीक है। तो इसमें सेक्शंस बहुत सारा नोट्स में दिया हुआ है, पर जैसा आपको बताया कि कुछ कुछ ही जो इम्पोर्टेंट है, जो क्लास के दौरान आपको बताए थे, ठीक है, क्योंकि सारा सेक्शन जरूरी नहीं कि आप सबको लर्न करो, है ना। आपको मेन कंटेंट पता होना चाहिए, रफ नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, कि हाँ ये चीज़ है, ऐसा ऐसा है, ठीक है। लैंग्वेज आप खुद से यूज करो, बस उसको समझो, क्योंकि बहुत सारा चीज़ होता है तो कितना चीज़ लर्न करोगे, है ना। तो बस डेफिनेशंस और ये सब ही देखा जाता है, बाकी सब चीज़ तो फिर अब पॉइंट्स बस आपको ध्यान में होना चाहिए, फिर आप उसको खुद से लिख पाओ, ठीक है। और खुद से लिखोगे तो ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। फिर स्पेशल एरियाज ऑफ ऑडिट में हम लोग देखे कॉस्ट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट, ठीक है। फिर कंपैरिजन भी देखे थे इसका, कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट और फाइनेंशियल ऑडिट का, ठीक है। तो वो हो गया। फिर रिसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिट, ठीक है। तो कॉस्ट ऑडिट में तो मेनली कॉस्ट रिकॉर्ड्स का को देखा जाता है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑडिट में तो मेनली मैनेजमेंट का वर्किंग प्रोसेस और
उससे रिलेटेड चीज़ देखे जाते हैं। ठीक है, टैक्स ऑडिट हम लोग किए कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत ये होता है, तो टर्नओवर स्पेसिफाइड है बिजनेस प्रोफेशन का, इतना एक्सीड होता है तो होता है, लेकिन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में अगर उसका बेनिफिट वो लोग ले लेते हैं तो फिर ठीक है, तो ऑडिट, टैक्स ऑडिट कराना ज़रूरी नहीं होता है, तो उसका भी लिमिट है, उस लिमिट के अंदर टर्नओवर का, ठीक है, तो उस तभी वो मिलेगा, ठीक है, या प्रोफेशनल है तो उसके हिसाब से वो अगर विद इन द लिमिट है। ठीक है, रिसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग में और किए और कुछ किए, जैसे सोशल ऑडिट हम लोग किए, ठीक है, एचआरए और इन्फ्लेशन ये सब देखे, ऑडिट कमिटी हम लोग देखे। ठीक है, तो एचआरए में क्योंकि अब ह्यूमन रिसोर्स को भी क्या माना जाता है, सबसे बड़ा एसेट ह्यूमन रिसोर्स ही है किसी ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, तो उनका अकाउंटिंग करने का अलग अलग मेथड्स हम लोग डिस्कस किए थे। तो मेथड्स जो है, ठीक है, उसके हिसाब से अकाउंटिंग किया जाता है कि हमारे जो जितने भी वर्क फोर्स में जो मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज है, तो उन पर आज तक कितना खर्च किया गया है, तो उसके हिसाब से, और उनका प्रेजेंट वैल्यू जो अलग अलग मेथड है उसके हिसाब से हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, फिर बिजनेस कंसिडरेशन से, ये तो कंप्यूटर वाला था जो डिस्कस किए, कंप्यूटर के द्वारा अगर ऑडिट होता है, ठीक है, ऑडिट थ्रू द कंप्यूटर, कंप्यूटर का यूज करके जब हम लोग ऑडिट करते हैं, ठीक है, मतलब कंप्यूटर में ही ऑडिट कर रहे हैं हम बैठ के वहाँ पे, तो वो क्या होता है, ऑडिट थ्रू द कंप्यूटर, और एक ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर होता है जिसमें सिर्फ प्रिंट आउट निकाले और फिर उससे हम लोग कर दिए, तो जैसे नॉर्मल प्रोसेस होता है। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिस तरह से कंपनीज को टोटल जो प्रक्रिया है चलाने का, जिसमें रूल्स भी है कंपनीज के, तो उसको भी इनकॉर्पोरेट करना है। ठीक है, तो जो जो रूल्स एप्लीकेबल है, ठीक है, क्या क्या रिफॉर्म्स आए जिसमें हम लोग कमिटीज का के बारे में पढ़े, क्या क्या इंडिया में कमिटीज आए जिससे रिफॉर्म्स किया गया, और इंडिया के बाहर जो अब्रॉड में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, फिर मेजर कॉरपोरेट स्कैंडल्स, तो इंडिया का भी डिस्कस किए हम लोग क्योंकि इम्पोर्टेंट वाला, और फिर एब्रॉड वाला भी हम लोग डिस्कस किए। ठीक है, तो मेनली यूएसए का था, नेदरलैंड का था। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखे। ठीक है, एनरॉन था, जेरोक्स था, सब। ठीक है, कॉमन, फिर यहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स भी हम लोग देखे, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, डायरेक्टर्स कुछ और चाहते हैं, शेयर होल्डर्स कुछ और चाहते हैं, तो उससे भी होता है। फिर ऑडिटर का अगर पालन नहीं किया जाता है उनके बात का, कि या जो वो सजेशंस दिए हैं, ठीक है, तो ये भी उसका पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स हो गया। ठीक है, और उसके बाद हम लोग फिर सजेशंस भी था जो इसमें तो नहीं है कवर्ड, लेकिन अलग से हम लोग सजेशंस भी किए किस तरह से हम लोग उसको सुधार सकते हैं। फिर सीएसआर में हम लोग देखे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। ठीक है, तो कब कब एप्लीकेबल हो जाता है, तो टर्नओवर का उसमें था, या नेटवर्थ था, या प्रॉफिट था। तो टर्नओवर कितना, कितना टर्नओवर होने से हो जाता है एप्लीकेबल सीएसआर, टर्नओवर कितना, कितना करोड़ था, याद है, बताइए, किन्हीं को याद है, सर। कितना, कितना था टर्नओवर, कितना करोड़ पार हो जाने से होता है, नेटवर्थ याद है। ठीक है, टर्नओवर कितना था, 1,000 करोड़ या उससे ज्यादा, नेटवर्थ कितना था, नेटवर्थ याद है। सर 5 करोड़। ठीक है, 5 करोड़ या उससे ज्यादा नहीं, 500 करोड़ या उससे ज्यादा, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेना फिर से आप लोग। ठीक है, तो फिर पिछले 3 साल का एवरेज किया जाता है, उसका 2% प्रॉफिट हम लोग क्या करते हैं, सीएसआर में स्पेंड करते हैं, मतलब सोसाइटी के लिए स्पेंड करना पड़ता है। ठीक है, फिर इसमें हम लोग देखे, ठीक है, कॉरपोरेट फिलैंथ्रॉपी। ठीक है, तो जो परोपकार किया जाता है, ठीक है, तो कॉरपोरेट वाले जो करते हैं समाज सेवा के लिए। ठीक है, फिलैंथ्रॉपी ये तो खुद से मतलब कर रही है इसमें। ये सीएसआर तो क्या है, कंपलसरी है, वो करना पड़ेगा अगर आपका एक पर्टिकुलर लिमिट आप एक्सीड कर जाते हो, टर्नओवर या नेटवर्थ या प्रॉफिट का, लेकिन ये तो स्वेच्छा से होता है ना, खुद की इच्छा से होता है। फिर सीएसआर देखे, सीआर कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी देखे हम लोग। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी देखे, बिजनेस एथिक्स, और ये, ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो उससे ही कंबाइन हो गया एनवायरमेंटल एस्पेक्ट ऑफ सीएसआर, किस तरह से एनवायरमेंट को भी हम लोग इनकलकेट कर सकते हैं कॉर्पोरेट पॉलिसीज में, और सीएसआर प्रोविजन अंडर कंपनीज एक्ट 2013, तो इसका भी
कुछ कुछ और अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया एक बार सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अब थोड़ा आपको एक्स्ट्रा भी हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए एक्स्ट्रा करते हैं, यहाँ से देखते हैं। ठीक है, ये पिछले बार के लिए था। चलिए देखिए, तो एक इम्पॉर्टेंट अब क्या क्या हो गए। ठीक है, साथ साथ में आप लोग लिखिए, तो जो ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, इसके बाद भी कुछ कुछ आएगा, वो भी आपको हम बताएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, लिखिए तो ऑडिटिंग और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, व्हाट इज ऑडिटिंग एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स। व्हाट इज ऑडिटिंग, क्वेश्चन मार्क, राइट अबाउट इट, राइट इट्स ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, दूसरा में लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट। ठीक है, तीसरा में लिखिए ऑडिट प्लानिंग। ऑडिट प्लानिंग बस लिखिए, बाकी आप जानते हो, अभी रिवाइज भी कर लिए और हम लोग देखे भी हैं। ठीक है, लिख लिए इतना। फिर तीसरा में क्या ऑडिट प्लानिंग। ठीक है, फिर लिखिए इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल, फोर्थ पॉइंट? हाँ फोर्थ में लिखिए इंटरनल कंट्रोल कॉमा इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। इंटरनल कंट्रोल कॉमा इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट, लिख लिए? बोलिए, लिख लिए? यस सर। ठीक है, वाउचिंग। वाउचिंग, why vouching is called the backbone of auditing। बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, क्यों रीड बोला जाता है ऑडिटिंग को, मतलब रीड बोलने का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे हम लोग चलते भी हैं या खड़े भी रहते हैं, किससे होते हैं? रीड की हड्डी के कारण होते हैं ना। तो इसके ऊपर आपको डिटेल नोट्स भी हम दे देंगे। वैसे हम लोग डिस्कस किए थे क्यों होता है ऐसा, क्योंकि सारा एग्जामिनेशन जिससे भी हम लोग जांचते हैं, वो किसका पार्ट होता है? वाउचिंग का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो वाउचिंग में मेनली क्या होता है, वाउचर को देख के फिर हम लोग देखते हैं कि सारा उसके हिसाब से पोस्टिंग है कि नहीं, जेन्युइन है कि नहीं, ट्रांजैक्शन उसी फाइनेंशियल ईयर का है कि नहीं, ऑथराइज्ड है कि नहीं। ठीक है, तो ये सब हम लोग चेक करते हैं। तो या तो बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग बोलो या हार्ट ऑफ ऑडिटिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब दिल है ये, या रीड है, मतलब जिससे ऑडिटिंग, तभी हम लोग बोल सकते हैं ऑडिटिंग हुआ है। ठीक, ठीक है, वाउचिंग होता है, सबसे मेन पार्ट है। ठीक है, तो वेरिफिकेशन। ठीक है, फिर इसी में वेरिफिकेशन भी जोड़ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट में वाउचिंग एक हो गया, वाई वाउचिंग इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, दूसरा लिखिए वेरिफिकेशन। ठीक है, तो एक तो ठीक है, वाउचिंग का डिटेल्ड भी कि वाउचिंग में क्या क्या पॉइंट्स देखते हैं, है ना। वाउचिंग, वाई वाउचिंग इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, ये लिख लिए। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन वाउचिंग, वो भी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन वाउचिंग, ये आपको दिया हुआ है नोट्स में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन वाउचिंग। वेरिफिकेशन में लिखिए, सेकंड लिखिए अब। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? वेरिफिकेशन में वेरीफाई करते हैं, क्या क्या वेरीफाई करते हैं? एक तो असली में है कि नहीं प्रेजेंट। ठीक है, तो मेनली जो फिजिकल अपीयरेंस या एग्जिस्टेंस है, ये फिजिकल एग्जिस्टेंस तो चेक करना होता है मैनेजमेंट को, लेकिन ऑडिटर मिला लेते हैं कि क्या जांचा तो गया था ना, मतलब दस्तावेज देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्ट करवाई थी, मतलब वो लोग देखे तो थे ना कि हमारा एसेट है, तो उसका कागज देखते हैं, मिलाते हैं कि है था कि नहीं। ठीक है, और क्या देखा जाता है? ओनरशिप ऑर्गेनाइजेशन का ही है कि नहीं। ठीक है, तो वो तो वाउचर देखने से पता चल जाएगा। और वैल्यू, ठीक है, वैल्यू भी देखा जाता है ना, कि कितने का है। तो यही वैल्यू वाला जो पार्ट है, उसी को वैल्यूएशन भी हम लोग बोलते हैं, कि जितना बैलेंस शीट में दिख रहा है, ठीक है, उतना मतलब जितना वैल्यू दिख रहा है उसको जांचते हैं कि वैल्यू तो ठीक है ना। तो उसके लिए जैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना हुआ तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किए, या जो भी कैलकुलेशन का पार्ट है वो भी करके हम लोग देखते हैं। कभी कभी एक्सपर्ट का भी राय लिया जाता है ना, कि जिसमें ऑडिटर कॉम्पिटेंट नहीं है वो एसेट का वैल्यूएशन करने में। ठीक है, तो उस समय एक्सपर्ट का राय भी लिया जाता है। ठीक है, तो ले सकते हैं। ठीक है, ले सकते हैं एक्सपर्ट का राय भी। चलिए, तो इसमें तीनों चीज आप लिख लिए, वाउचिंग, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। यस सर। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर है
ठीक है, तो यूनिट 1 से था मेनली वो। यूनिट 2 से देखते हैं ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनीज जो था। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन लिखिए, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन लिख लिए, लिख लिए ना? यस सर। ठीक है। हाँ, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर में हम लोग क्या देखे थे कि इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज और इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, कंपनी ऑडिटर लिख लिए ये भी। यस सर। फिर लिखिए राइट्स एंड ड्यूटीज, राइट्स एंड ड्यूटीज। सर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर और क्या बोले? अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी ऑडिटर, तो इसमें हम लोग देखे थे ना, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी और इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, देखे थे ना? यस यस यस। हाँ, फिर राइट्स एंड ड्यूटीज लिखिए, राइट्स एंड ड्यूटीज लिख लिए। यस सर। ठीक है, फिर यूनिट 3 में आइए। यूनिट 3 में स्पेशल एरियाज ऑफ ऑडिट जो है हमारा यूनिट 3, तो इसमें पहला लिखिए डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट और फाइनेंशियल ऑडिट। चला एक बार। डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट एंड फाइनेंशियल ऑडिट। देखो ना स्क्रीन में भी, देखो तो समझ में आएगा, देखिए स्क्रीन में भी। चलिए दूसरा में लिखिए टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट। ठीक है, फिर सोशल ऑडिट, ठीक है, सोशल ऑडिट में जैसे देखे थे इंटरनल और एक्सटर्नल, तो इंटरनल में मतलब इनको देखा जाता है कि इनका सही से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं कि नहीं, ये सब। ठीक है, चलिए फिर न्यू एरियाज ऑफ ऑडिटिंग, तो ये एक आपके पास ब्रीफ नोट होना चाहिए सबके बारे में। ठीक है, सबके बारे में, जैसे ऑडिट कमिटी के बारे में, एचआरए के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में। ठीक है, ब्रीफ में पता होना चाहिए आपको। ठीक है, पहले तो ब्रीफ में पता होना चाहिए, फिर आपको हम बाद में कुछ कुछ और टिप्स दे देंगे जिससे थोड़ा आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, फिर बेसिक कंसिडरेशन ऑफ ऑडिट इन ईडीपी एनवायरनमेंट। ठीक है, और ऑडिट ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंट्स, ये लिख लीजिए, ऑडिट ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंट्स। सर फिर से बोलिए ना। ऑडिट ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंट्स, कंप्यूटराइज्ड अकाउंट्स लिख लिए, यही लिखना है बस इतना। यस सर। ठीक है, तो ये तो एक्सप्लेन हम आपको कर दिए। ठीक है, तो ये था यूनिट इसका। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में तो 4 ही टॉपिक है, तो ये आपको कर लेना है ना? तो मेजर प्रॉब्लम्स वाला जो है क्वेश्चन आपको मिला हुआ है, मेजर प्रॉब्लम्स, यूनिट 4 लिखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेजर प्रॉब्लम्स। फिर लिखिए कॉर्पोरेट स्कैंडल्स इन इंडिया और अब्रॉड दोनों। ठीक है, नाम काफ़ी रहेगा, बाद में आप उसको अच्छे से कर सकते हो जब एक बार पूरा आपका सिलेबस हो जाए तो। ठीक है, मतलब आपका रिवीजन कर बाद में, सेकेंड टाइम रिवीजन करते समय आप थोड़ा डिटेल में कर सकते हो, पहले तो आप बस मेनली नाम को। फिर सीजी रिफॉर्म्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म्स इंडिया और अब्रॉड वाले। ठीक है, नाम को ही रखिएगा पहले, बाद में जब सेकेंड टाइम थर्ड टाइम जब आप पढ़िएगा तब फिर उसको चाहे तो थोड़ा थोड़ा उसका मेन मेन आप समझ सकते हैं कि क्या है। ठीक है, तो लिखने के लिए फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखे थे मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट 1 पर्सन में, वुमेन डायरेक्टर। ठीक है, और ऑडिट कमिटी, ये सब हम लोग देखे थे। ठीक है, लिख लिए चारों टॉपिक। यस सर। ठीक है, 4 ही टॉपिक है ही इसमें। ठीक है, तो और एक सजेशंस भी था। ठीक है, तो सजेशंस को भी आप बाद में देख लेना, पहले तो ये हो गया। ठीक है, सजेशंस तो इसी का पार्ट था, प्रॉब्लम्स था तो उसको फिर कैसे सजेशंस क्या क्या हो सकता है इसमें। फिर यूनिट 5। ठीक है, यूनिट 5 में क्या है, सीएसआर लिखिए, सीएसआर। तो सीएसआर का जो मेन क्वेश्चन हो गया आपका,
ठीक है। फिर लिखिए CSR एंड CG कॉर्पोरेट गवर्नेंस। लिख लिए? यस सर। हाँ ठीक है। फिर बिजनेस एथिक्स लिखिए। ठीक है, बिजनेस एथिक्स क्या है कि किस तरह का व्यवहार है, काम है, स्टैंडर्ड क्या कंपनी अपने लिए बनाया है कि किस तरह से काम करेंगे हम लोग। ठीक है, बिजनेस चलाने का तरीका क्या है, ठीक है, एथिकल है कि नहीं अपने काम में। ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखिए एनवायरमेंटल एस्पेक्ट ऑफ CSR। फिर लिखिए CSR प्रोविजंस अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 या CSR कमिटी। CSR प्रोविजंस अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और CSR कमिटीज। ठीक है, सेक्शन तो 135 है इसका। इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसका जिसका आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं वो याद रखिएगा। ठीक है, कि इसका सेक्शन आपको पता होना चाहिए इसका। ठीक है, आंसर अच्छा लगता है उससे। ठीक है। ठीक है, तो CSR में तो हम लोग ये देखे थे नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा, नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा, नेटवर्थ टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है। तो ठीक है, CSR कमेटी बनाना है, बोर्ड बनाएगी। CSR क्या करती है, CSR कमेटी CSR पॉलिसी बनाती है, कितना अमाउंट खर्च करना है। फिर देखती है कि CSR का पॉलिसी का पालन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, निगरानी रखती है। क्या करना होता है CSR में, 2% एवरेज नेट प्रॉफिट्स का लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स का हम लोग निकालते हैं। ठीक है। और फिर इसमें क्या होता है, बोर्ड को क्या करना होता है, CSR पॉलिसी को देखती है और खर्च करती है CSR के लिए। ठीक है, लोकल मेनली खर्च कहाँ होता है, लोकल एरिया में। और अगर नहीं खर्च कर पाए तो उसका हम लोग को क्या होता है, रीजंस बताना पड़ता है कि क्यों नहीं खर्च हुआ। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 यूनिट का। ठीक है, और इसके साथ इंपॉर्टेंट अब क्या क्या है लिखिए। तो एक तो हम लोग लिख लिए यहां से इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके साथ क्या है और इम्पोर्टेंट बताते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लिखिए, इसके बाद आपको एक हम बताए थे इम्पोर्टेंट केस लॉज दिए थे ना आपको, इम्पोर्टेंट केस लॉज। इम्पोर्टेंट यस केस सर। लॉस लिखिए उसको, इम्पोर्टेंट केस लॉस एकदम करके रखना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट केस लॉस में शायद 5 केसेस के बारे में आपको बताया गया था। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, इसके अलावा भी केस लॉस थे, पर ये कहाँ कहाँ से क्या आया वर्ड। ठीक है, ट्रू एंड करेक्ट की जगह ट्रू एंड फेयर आया। दिख रहा है आपको ना, दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो ये जरूरी जरूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं। ठीक है, किंगस्टन कॉटन मिल्स केस, रॉयल मेल स्टीम पैकेट कंपनी, ठीक है, लंदन एंड जनरल बैंक केस, सिटी इक्विटेबल फायर इंश्योरेंस कंपनी, और न्यूटन वर्सेस बर्मिंघम स्मॉल आर्म्स कंपनी। तो इसको हम लोग डिटेल में एक क्लास में किए थे। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है ये। फिर इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट एक्ट्स रिगार्डिंग ऑडिटिंग इन इंडिया। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्ट्स है, ये भी आपका ज़रूरी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्ट्स, ठीक है, रिगार्डिंग ऑडिटिंग इन इंडिया। ठीक है, इसके बाद क्या है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जो हैं। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या है इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स। सबसे पहला जो था, अकाउंटिंग इज अ नेसेसिटी। ठीक है, वाइल क्या था, ऑडिटिंग इज अ लग्जरी। वेरी गुड लग्जरी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और था आपका, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। ठीक है, HOUND। ठीक है, HOUND। फिर लिखिए, इसके बाद हम लोग इसके बाद बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग के ऊपर जो डिफरेंस किए थे। ठीक है, बुक कीपिंग,
अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग। ठीक है, इसके बाद और लिखिए वाउचिंग is the backbone of auditing, backbone of auditing। ठीक है, और सर ये लिखवा दिए हैं। हाँ ठीक है, हाँ ये तो लिखवा ही दिया आपको। ठीक है, तो स्टेटमेंट में मेनली आ गया ये, इसीलिए फिर से यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आप लिखिए आपका क्विज क्विज हुआ है ना? तो नोट्स आपको बोलते थे बनाने, बना के रखे हो नोट्स क्विज का, जितना क्विज हुआ है आपका एसीजी का, इस सब्जेक्ट का नोट्स बना के रखे? नो सर। बनाना था ना? चलो कोई बात नहीं, हम आपको आंसर के साथ उसको भेजने का कोशिश करते हैं। ठीक है, कि आपको फिर आप वहां से देख लेना। ठीक है, या ऑब्जेक्टिव्स ही आपको हम भेजेंगे। ठीक है, या क्विज वाला ही आंसर्स ही पूरा भेज देंगे। ठीक है, तो उससे आपका ऑब्जेक्टिव्स के लिए इजी हो जाएगा। ये हो गया। और इसके अलावा ठीक है, हम लोग नोट्स जो किए हैं, ठीक है, मतलब जो एक्स्ट्रा किए हैं हम लोग, प्रैक्टिकल वाला जो चीज किए हैं। ठीक है, जो आपको हम बोले थे कि प्रैक्टिकल भी इसका याद रखिएगा, कुछ कुछ आप वहां से भी आप लिखोगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल का वो पार्ट भी आप थोड़ा जब भी एग्जाम्पल में याद रखो। आप प्रैक्टिकल कुछ लिखोगे ना एग्जाम्पल में, मतलब जो असली में होता है वैसा कुछ, मतलब होता है वैसा कुछ, मतलब फॉर्म का नाम आप लिख दोगे, फॉर्म 3 ये है, 3CD है, तो ये क्या है। ठीक है, उसको जैसे आपको नोट्स में भी दिखाए, तो आप देखे भी हो, तो उससे भी आप ठीक है, मतलब उसको, मतलब प्रैक्टिकल का जब भी आप कोट करोगे, जैसे फॉर्म कोई हो गया कि ये फॉर्म होता है, और फिर टैक्स ऑडिट में क्या है, रिसेंट वाला जो अमेंडमेंट आया है, क्या रूल है उसमें। ठीक है, जो आपको, या कारों वाला जो है, कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर, उसके बारे में थोड़ा सा जो आपको बोले भी थे लास्ट क्लास। ये सब जब आप लिखते हो ना, जो नॉर्मली आंसर नहीं कोई लिखते हैं, मतलब थ्योरी में अगर लिखने से क्या होता है, प्रैक्टिकल पार्ट, कि आपका आंसर स्ट्रांग होता है। ठीक है, और आपको भी अच्छा लगता है ना कि हम प्रैक्टिकल थोड़ा उसमें लिखे जो होता है। ठीक है, तो आपका भी इंटरेस्ट बना रहता है कि हाँ ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं लगता है कि हम बस पढ़ के गए और वो किए हैं वहाँ पे। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट भी, या कुछ कुछ का मीनिंग खुद से भी आप लिखते हो जांच के। ठीक है, उसको मतलब वेरीफाई करके कि हम ठीक लिख रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो जरूरी है जो प्रैक्टिकल पार्ट्स हम लोग किए हैं उसको भी आप देख लोगे। ठीक है, और इसके अलावा जैसे अगर आपको कुछ भी लगता है कि मिस हो रहा है, या हमको थोड़ा लग रहा है कि क्या था याद नहीं है, तो उसके लिए ठीक है, तो चैनल पे डाला हुआ है। ठीक है, वीडियोस। ठीक है, AKG क्लास वाले चैनल पे, तो वहां पे आप वीडियो जाके देख सकते हो। पर याद रखो, ज्यादा वीडियो नहीं देखना चाहिए, है ना? आपको क्या करना चाहिए, नोट्स बना लेना चाहिए, ताकि फिर क्या होगा, आपका टाइम बचे। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होता है। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको थोड़ा ज्यादा देखने से कि लगता है कि अरे हम भूल रहे हैं, या ये नहीं है वो, मतलब ठीक है, तो नोट्स बना लेना चाहिए, है ना? नोट्स बना लिए, फिर उसको फिर नोट से ही समझने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि एक एक बार देख लिए, 2 बार देख लिए, एक्स्ट्रा बेनिफिशियल नहीं है मेरे हिसाब से बहुत। ठीक है, तो बेटर है आप नोट्स बना लो। ठीक है, और डिटेल में देखना चाहते हो कोई चीज का, तो वहां पे आप देख सकते हो। ठीक है, और फिर नोट्स बना लो कि बार बार आपको नहीं देखना पड़े। ठीक है, टाइम बचे आपका। ठीक है, तो ये हो गया। और फिर इसके अलावा और क्या है, जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हम लोग किए हैं। ठीक है, उसको भी अगर हो सके तो उसको भी आप रिवाइज कर लोगे, इवन प्रैक्टिकल पार्ट को भी। ठीक है, ताकि आपके हाथ में रहे कि आप कुछ एक्स्ट्रा भी लिख पाओ आंसर में। ठीक है, और बड़ा आंसर का तो आपको पहले ही बताया, 15 मार्क्स वाला जो आता है, तो कैसे लिखते हैं हम लोग, पहले क्या लिखते हैं? इंट्रोडक्शन। ठीक है, फिर मेन बॉडी ऑफ द आंसर। मेन बॉडी। हाँ, मतलब जो आंसर का मेन पार्ट है यहाँ पे आएगा। फिर लास्ट में कंक्लूजन। हाँ। ठीक है, तो बड़ा क्वेश्चन के लिए ऐसे डिवाइड करके हम लोग लिखेंगे। ठीक है, चलिए, हमको लगता है अब कवर हो गया, और जितना आपको बताना था वो। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ कुछ और जो भी रहेगा, या एक्स्ट्रा टॉपिक्स या कुछ भी, तो वो आपको फिर बाद में भी करवाया जाएगा। ठीक है, और ठीक है,
चलिए, किन्हीं को कुछ बोलना है या पूछना है? सर कल से क्लास होगा। कल से क्लास होगा तो नोटिस तो आया हुआ है ना? जी सर। चलो, और किन्हीं को कुछ बोलना है या पूछना है? ठीक है फिर, थैंक यू सबको। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you. चलिए, थैंक यू सर। सबको थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।